हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग नया चैप्टर बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग गति क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक हम पूरे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना? तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। अगर उसको देख लेंगे तभी मतलब समझ में आएगा इस चैप्टर का, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक ना? तो पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बल तथा गति के नियम। पहले तो हम पढ़ेंगे बल क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे गति के नियम, मतलब गति करने के क्या नियम होते हैं, कि हम बल लगाएंगे तो गति होगा, कि बल लगाएंगे तो नहीं गति होगा। ये सारी चीज़ें रूल्स होते हैं कुछ ना कुछ, तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स होता क्या है, देखिए पहले हमने क्या पढ़ेंगे, बल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, FORC। देखिए फोर्स बल होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं और धक्का देते हैं ना, तो वही बोलते हैं कि हमने बल लगा रहा है। जैसे कोई वस्तु है तो उसको या तो हमने ऐसे धक्का दे दिया या तो इसको इधर की तरफ खींच दिया, तो दोनों बात एक है कि हमने बोलेंगे कि इस वस्तु पर हमने फोर्स लगाया। तो बल कुछ नहीं है, बस किसी वस्तु पर धक्का देना या खींचने की प्रक्रिया को ही बल कहते हैं, ठीक ना? बल कुछ है नहीं। अच्छा, बल एक सदिश राशि होता है, ध्यान दीजिए, बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ये सारी चीज़ें आगे क्लियर होती जाएंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है इसका मात्रक? न्यूटन। न्यूटन, ये साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया न्यूटन। इसे NEWTON न्यूटन, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या, अभी ये न्यूटन क्या होता है उसको समझना, और मतलब आगे समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बस इतना याद रख लेते हैं कि बल किसी भी वस्तु को धक्का देना है, खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि वो एक दिशा में लगाया जा सकता है ना। बल कभी भी लगाया जाएगा तो किसी न किसी दिशा में लगेगा, तो एक सदिश राशि है, और इसको नापते हैं न्यूटन में। जैसे मात्रक का मतलब क्या होता है, मात्रक का मतलब नापना। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो कितना बल लगाएंगे, मतलब कभी ज़्यादा लगाएंगे कभी कम लगाएंगे, तो कितना ज़्यादा कितना कम लगाएंगे, मतलब किसी पर 5 न्यूटन लगाएंगे, किसी पे 10 न्यूटन लगाएंगे, किसी पे 2 न्यूटन लगाएंगे। मतलब न्यूटन का मतलब मात्रक। जैसे हम चलते हैं तो कितना चले भाई, तो वो मीटर में नापते हैं ना, इसीलिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। इतनी बातें हो गई, ठीक ना? अब दूसरी चीज़, अब हम लोग बल क्या होता है वो पढ़ लिए। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे NCERT ये मेन हम लोग का है, उसी से सारा चीज़ें चलेगा। जैसे संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है, जैसे जब कोई वस्तु मतलब एक तरह से बल लगाने पर विरामावस्था में है तो संतुलित बल। असंतुलित बल जब वो चलने लगे, जैसे कोई वस्तु है, इस पर ये हमने बल लगा दिया, ये बल लगा दिया, दोनों बल समान परिमाण में है, मतलब जितना परिमाण का मतलब वैल्यू, जितना इसका है उतना इसका है, तो ये बल, ये वस्तु रुका रहेगा, तो ऐसे बोलेंगे संतुलित बल। नहीं तो ये वस्तु चलता रहेगा, जैसे हम लोग असंतुलित बल बोलेंगे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, लेकिन अब ये 3 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो वस्तु अब इधर चलेगी, क्या इधर चलेगी, तो ये असंतुलित बल है, ठीक ना? ये ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गति के नियम। गति का नियम क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना? गति के नियम जो होते हैं वो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। गति कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखा था। गति के नियम मतलब उसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये होता है कि न्यूटन के गति के नियम, क्योंकि न्यूटन जी ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसे पूरी क्लासिकल फिजिक्स ही बेसिस है। पूरी क्लासिकल फिजिक्स जिस पर बेस्ड है वो है न्यूटन्स के लॉ, और इनके 3 लॉ हैं। ये फर्स्ट लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मतलब न्यूटन के गति के पहला नियम। समझ लीजिए ये क्वेश्चन न्यूटन के गति के नियम इतने पॉपुलर है ना, जब कोई आपसे पूछेगा तो न्यूटन के नियम ही पूछेगा, तो समझ जाइए इतना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि न्यूटन्स लॉ इतना इंपॉर्टेंस है। तो न्यूटन्स के 3 लॉ से पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम। क्या चीज़? न्यूटन के गति के प्रथम नियम, ठीक ना? बाकी यार जो नोट्स है ना आप लोग उसमें बना देखिए। पहले चीज़ तो वीडियो को हमारे रोक के पीछे करके ऐसे पढ़ के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। या तो हम एक काम कर सकते हैं, लिख के फिर ऐड कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक ना? वो हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन अपने गति में प्रथम नियम में कहते क्या है, ध्यान से सुनिए। वो पहले अपने गति के नियम कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तभी वो चलेगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है ना, तो उसको गति में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ बोले कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है ना,
तो या तो उसको वेग बढ़ाने के लिए या तो उसको वेग घटाने के लिए, मतलब वेग में परिवर्तन के लिए बल लगाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, देखिए पहले एक वस्तु है विरामावस्था में है, एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो उन्होंने कहा ना कि अगर हम इस पर बल ना लगाए ना तो ये रुका ही रहेगा, और इस पर बल ना लगाए ना तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड से चलता ही जाएगा। जैसे हम लोग पत्थर फेंकते हैं, जैसे मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंक दिए तो नीचे आ जाता है, क्योंकि उस पर बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर वो बल ना रहे ना तो सीधे ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर किसी वस्तु पर बल ना लगे ना तो वो जिस वेग से चल रहा है वो उसी वेग से चलता चला जाएगा, मतलब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, ना तो वेग घटेगा ना तो वेग बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन उसको डिफाइंड कैसे करेंगे, देखिए उसको परिभाषित कैसे करेंगे। ऐसे न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो एक समान वेग से गति अवस्था में बनी रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। कहने का मतलब देखिए, मतलब वेग, अगर मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में तो वेग शून्य होगा, अगर किसी वस्तु का वेग है तो वो भी कुछ ना कुछ तो वेग होगा ना। ये विरामावस्था में तो वेग शून्य, अगर बल ना लगे तो भी वेग शून्य रहेगा। कहने का मतलब अगर किसी, ध्यान सुनिए, अगर किसी वस्तु पर बल को ना लगाया जाए, मतलब क्या चीज़, बल को ना लगाया जाए मतलब बल इज इक्वल टू 0 है, फोर्स क्या है 0 न्यूटन, किसी वस्तु पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उस वस्तु में वेग में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा। अरे वेग में परिवर्तन का मतलब तो यही हो गया ना, विरामावस्था का मतलब वेग शून्य था, तो अगर फोर्स नहीं लगा तो भी विरामावस्था में ही रहेगा, वेग शून्य ही रहेगा। अगर कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना है तो अगर फोर्स ना लगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता रहेगा। कहने का मतलब कि वेग में परिवर्तन नहीं होगा, कि अगर किसी भी वस्तु का फोर्स अगर 0 है, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल अगर शून्य है तो उसमें होने वाला ये डेल्टा वी का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, डेल्टा वी का मतलब वेग में परिवर्तन, ये क्या होगा, शून्य होगा। ये वेग शून्य नहीं होगा, वेग में परिवर्तन शून्य होगा, उसका जो वेग था वो तो बना रहेगा। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा है ना तो उसका वेग जो पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा। अरे कोई वस्तु को मान लो हमने पत्थर 5 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया, अब फेंकने के बाद सुनो कि वो 5 मीटर प्रति सेकंड से चलता ही जाएगा, कभी नहीं उसका वेग घटेगा, ना तो 3 हो जाएगा ना तो 7 हो जाएगा, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। लेकिन कंडीशन है उसके लिए क्या, कि अगर फोर्स ना लगे। तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर फोर्स किसी भी वस्तु पर लगने वाला 0 न्यूटन है तो उस वस्तु में होने वाला वेग में परिवर्तन डेल्टा वी, वेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा वी का मतलब होता है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे तो अंतिम वेग भी वही रहेगा। अगर वेग बदलेगा ही नहीं तो बाद में भी तो वही रहेगा, और जो पहले है तो अंतिम में से जो पहले वाले घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर फोर्स न लगाया जाए तो फोर्स न लगाया जाए तो मैंने 0 न्यूटन, अगर फोर्स 0 हो, फोर्स 0 का मतलब फोर्स न लगाया जाए तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण 0 होगा। वेग त्वरण, एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं, त्वरण पता है ना, त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में है, उसको जाके देखिए तभी समझ में आएगा सारी चीज़ें। हम इसीलिए बोले थे शुरू में कि देखिए आप सीरियल से जब पढ़ेंगे ना तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगी, मज़ा भी नहीं ना आएगा पढ़ने में। तो आप पहले वो जाके वो गति के पूरे लेक्चर देखिए। किसी भी वस्तु पर अगर हम बल ना लगाएं तो उसमें वेग में परिवर्तन नहीं होगा, उसमें वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण 0 होगा। तो इसे देखिए दो तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। फर्स्ट लॉ को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला नियम ये कहता है कि अगर, मतलब 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तरीका कि अगर किसी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में तो एक समान वेग से, मतलब जैसी वैसी एक समान वेग से गति की अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। अच्छा लिखेंगे कैसे उसको सुनिए। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो एक समान वेग से गति की अवस्था में ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे परिभाषित करेंगे, अगर किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो, अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित किया गया बल न लगे, मतलब किसी भी वस्तु पर बल ही नहीं आरोपित किया जाए तो उसमें त्वरण शून्य होगा, बस उसमें त्वरण शून्य होगा। सिर्फ ये बोलो कि किसी भी वस्तु पर अगर बल न लगाया जाए, यानी बल न लगाया जाए तो उसका त्वरण शून्य होता है, बस बात खत्म। त्वरण शून्य का मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन मतलब जो पहले था वही बाद में होगा वेग। ये क्लियर हो गया। ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम है। जैसे समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें। हम देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। अब ये क्या सुन लिया हमने, जड़त्व।
लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ ENERTIA, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखिए जड़त्व को समझते हैं। जड़त्व क्या कहता है? देखिए जैसे जड़त्व की तो कोई परिभाषा नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ समझा सकते हैं। जैसे एक ट्रक खड़ा है, एक बाइक खड़ा है, तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जो ट्रक है ना उसमें जड़त्व ज़्यादा है। अब जड़त्व क्या होता है? जो किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल लगाने में अपने स्थिति की परिवर्तन जो जितना ज़्यादा कर सकता है ना, वो उसमें उतना ही ज़्यादा जड़त्व है। जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा वस्तु है, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, एक छोटा वस्तु है, एक बड़ा वस्तु है, तो इसमें हम बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन, इसमें भी बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो ये हिलेगा, ये वाला हिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये वाला हिल सकता है। छोटा है ना, तो बोलेंगे इसका जड़त्व कम है। जड़त्व कुछ नहीं होता है, जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान को ही बताता है, बस, और कुछ होता नहीं है। जैसे अपने गति का कितना विरोध कर पा रहा है, देखिए जैसे हम क्या होता है कि जब बाइक से चलते हैं ना, देखिए जड़त्व का नियम बाइक से, जैसे मान लीजिए बाइक पे बैठे हैं, ठीक ना, अब बाइक तो हमारे को बनाना आता नहीं, मान लीजिए ये हमारी बाइक है, बाइक पर हम लोग 2 लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे, शायद दिख नहीं रहा, ओ सॉरी, मान लीजिए हमारी बाइक है, 2 लोग बैठे हैं, तो ये जो सामने वाला बंदा है ना, जब एक्सेलरेटर अचानक से लेता है तो पीछे बैठा बंदा अचानक से मतलब पीछे की तरफ झुक जाता है, ऐसा लगता है गिर जाएगा। वो जड़त्व के कारण ही होता है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब हम बाइक पे बैठे रहते हैं ना, देखिए जब बाइक पे बैठे रहते हैं तो हमारा नीचे का पोर्शन जो है वो बाइक से कनेक्टेड होता है, वो बाइक से कनेक्टेड होता है। अब जब हम एक्सेलरेटर लेते हैं, अचानक से बाइक को आगे लेते हैं, तो होता क्या है, हमारे बॉडी का नीचे वाला पोर्शन वो बाइक के संपर्क में रहता है, जिसकी वजह से नीचे वाले पोर्शन पे तो फोर्स लगता है। अब वो फोर्स लगेगा तो मोशन करेगा, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे हेड हो गया, हमारा चेस्ट हो गया, ये ऊपर का पोर्शन है जो कि बाइक से कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है, तो इस पर तो फोर्स नहीं लगा। अब इस पर फोर्स नहीं लगा तो क्या होगा, ये तो वहीं पर रहना चाहेगा ना, सोचेगा कि हम वहीं रहें। वो अगर किसी वस्तु को फोर्स नहीं लगेगा तो रुका है तो रुका रहना चाहिएगा। यही कारण है कि जब बाइक आगे चलती है ना, तो हमारा बॉडी सोचता है कि वही रुके रह जाए। हालांकि जो संपर्क में है, जो कांटेक्ट में है, बाइक के सीट से कांटेक्ट में है, वो तो आगे जाएगा, लेकिन बॉडी सोचेगी वहीं स्टॉप रहे, मतलब वो क्या कहते हैं, गति का विरोध करेगी, त्वरण का विरोध करेगी। तो इसीलिए हमको लगता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम रुके रहते हैं, गाड़ी आगे चली जाती है, जिसकी वजह से हमको लगता है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा है नहीं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है, इसके पैर को अगर पकड़ के इधर खींचा जाए तो ये इधर गिरेगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि ये गिरेगा नहीं, इसका सर तो यहीं पर रहेगा, पैर आगे चला जाता है, जिसकी वजह से गिर जाता है। क्यों? देखिए पैर पे फोर्स लगा, इस पर फोर्स नहीं लगा। अब इस पर फोर्स नहीं लगा तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर यहाँ पे फोर्स नहीं लगा, ऊपर वाले शरीर के ऊपर वाले हिस्से में बल ही नहीं लगा, तो वो जाएगा कहाँ? नहीं ना जाएगा। अगर किसी वस्तु को हाथ पकड़ के खींचते हैं तो वो नहीं गिरता है, ज़्यादा तेज खींचेंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि अब पैर पीछे हो जाएगा। मतलब सभी बॉडी, शरीर के सभी बॉडी को एक साथ खींचा जाए तो गिरेगा नहीं, लेकिन अगर सिर्फ पैर खींचा जाए तो गिर जाएगा पीछे की तरफ। लेकिन हमको लगता है कि उसका सर पीछे गिरा, ऐसा नहीं है, वो सर वहीं पे है, हमने पैर आगे कर दिया तो गिर जाता है। ये चीज़ें ये होता है, इसको हम बोलते हैं विराम का जड़त्व। ये पहला क्या है, इसे बोलते हैं विराम का जड़त्व। विराम माने रुका, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब हमने रुका था तो रुके रहने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं विराम का जड़त्व। हम रुके थे पहले बाइक पे, जैसे बस पे बैठे हैं, बस पे तो मान लो पीछे सीट होती है तो उसमें फील नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रॉली है, ट्रैक्टर और ट्रॉली के बारे में जानते हैं। ट्रॉली पे अगर हम खड़े हैं तो अगर अचानक से ट्रैक्टर आगे लेके गया तो हमको लगेगा हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो वो इसी का कारण है, क्योंकि हमारा पैर जो है ट्रॉली के संपर्क में है, वो आगे चला जाता है, लेकिन पूरी बॉडी वो वहीं पे रुकी रहना चाहती है, लेकिन पैर आगे जा रहा है तो गिरेगा पीछे की तरफ, ठीक ना। ये विराम का। दूसरा होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ट्रेन पे बैठे हैं, अब ट्रेन चल रही है, नहीं ट्रेन नहीं है, थोड़ा सा बस लेते हैं, बस। अब बस मान लो हमने बस पे खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, मान सकते हैं बैठे ही हैं, चाहे खड़े हैं, मान लो बस पे हम खड़े हैं, तो होता क्या है, जब बस चल रही है अभी यूनिफॉर्म मोशन से चली है, लेकिन अचानक क्या होता है कि आगे ब्रेकर आ जाता है, तो वो जब ब्रेक लगाता है ना, तो हमारी पूरी बॉडी आगे की तरफ बेंड हो जाती है, पूरी बॉडी आगे की तरफ बेंड हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ ना कि जब बस चल रही होती है एक समान वेग से, तो हमारा जो पूरी बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलेगी। जैसे मान लीजिए बस की स्पीड थी 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पीछे वाले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया है। 20 मीटर प्रति सेकंड से मान लो बस चल रहा है। अब 20 मीटर प्रति सेकंड से बस चल रहा है और उसने लगा दिया ब्रेक। अब लगा दिया ब्रेक तो हमारी पूरी बॉडी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगी, मतलब वो जो वेग था वो रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी पे बल नहीं लगा। लेकिन जो ब्रेक पे मतलब जो बस है उस पर ब्रेक लगा तो उसके संपर्क में हमारा पैर भी था,
उस पर भी ब्रेक लगा, मतलब हमारा पैर तो रुक गया लेकिन बॉडी चलेगी, तो बॉडी इसीलिए आगे की तरफ चली जाती है। क्यों बॉडी चल रही है उसको समझो, कि हम बोले कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में ना, तो गति अवस्था में ही रहेगी अगर उस पर बल ना लगे। हमारे पैर पे तो बल लगा, पहले बस पे ब्रेक लगा तो बस पे बल लग गया, अब बस और पैर के बीच में संपर्क है तो पैर पे भी फोर्स लग जाएगा, लेकिन हमारा पूरा ऊपर का बॉडी है उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो वो गति की अवस्था में है ना, तो गति की अवस्था में ही रहेगा। कोई वस्तु अगर एक समान वेग से चलेगी तो चलती ही जाएगी अगर वो उस पर बल ना लगे, तो यही है लॉ। तो इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, गति का जड़त्व। तीसरा है दिशा का जड़त्व। क्या चीज, शायद दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। दिशा का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व में क्या होता है, देखिए पहले तो पहले मानिए कि वेग एक सदिश राशि होती है, तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब दिशा में भी परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं यहाँ पे बोले हैं कि चेंज, वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो दो तरीके से परिवर्तन नहीं होगा, देखिए ना तो परिमाण बदलेगा ना तो दिशा बदलेगा। इन दोनों में से कोई एक बदल गया ना तो वेग बदल जाएगा, अगर बल नहीं लगेगा तो वेग बदलेगा ही नहीं। हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम बस में बैठ के चल रहे हैं, अब बस में बैठ के जब चल रहे होते हैं तो होता क्या है कि बस तो आराम से चल रहा है, लेकिन अचानक से आगे मोड़ आ गया। जब बस घूमता है ना तो हमारा जो वेग होता है वो सीधे ही होता है, लेकिन बस इधर की तरफ घूम जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये बस है, बस ऐसे जा रहा है, ये मस्त बस है और ये ऐसे जाके घूमेगा, तो बस जब यहाँ से ऐसे टर्न लेगा ना तो हमारी बॉडी के पास वेग क्या था, इधर की तरफ था, वेग तो इधर के डायरेक्शन में था ना, लेकिन जब बस ऐसे घुमा तो हमको लगता है हम इधर की तरफ चलेंगे, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। मतलब समझ में आ रहा ना, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। का मतलब क्या है कि हमको लगता है हम इधर चले गए, नहीं, हम अपने ही डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। हमारे बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में हो तो इधर चला जाएगा, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है तो इधर हो जाता है, ये चीज़ ठीक ना, ये इसीलिए इसे दिशा का जड़त्व बोलते हैं। देखिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, वो अभी तक बढ़िया से समझ गए होंगे कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु चल रही है तो पूरा चलती ही रहेगी, ठीक ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस बल के बारे में इतना याद रख लीजिए कि बल एक सदिश राशि होती है और इसको बल को हम लोग किस में नापते हैं, बल को हम लोग नापते हैं न्यूटन में, ठीक ना। न्यूटन क्या होता है उसके बारे में अभी आगे भी हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक ना। अच्छा, अब आज हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, समवेग क्या होता है। समवेग जिसे हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, समवेग, मोमेंटम क्या होता है, ध्यान सुनिए। जैसे ना बोलते हैं ना कि जैसे एक ट्रक आ रहा है और एक साइकिल है, मान लो दोनों आपस में टकरा गई तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, ट्रक टूट टाट जाएगा? ऐसा नहीं होगा, साइकिल टूट टाट सकती है। लेकिन दूसरा बात सोचते हैं, मान लो कि एक बाइक है, बुलेट थोड़ा लेते हैं, थोड़ा सा मजबूत रहे, अच्छा लगेगा। बुलेट लेते हैं, ट्रक लेते हैं, अब दोनों में टक्कर हो रहा है, दोनों सामने से आ रहे हैं, दोनों की स्पीड लगभग सेम है, जितना स्पीड से ट्रक चल रहा है उतना स्पीड से बुलेट वाला चल रहा है। बुलेट बाइक तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मान लो बाइक है कोई भी टू व्हीलर, दो चक्का वाली, टू पहिया वाली, दो पहिया वाली बाइक। तो अगर मान लीजिए दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, अगर दोनों में टक्कर हो गया, आमने सामने की टक्कर हुई, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, ट्रक वाले का ज़्यादा एक्सीडेंट होगा कि बाइक वाले का? तो बोलेंगे बाइक वाले का। अब देखिए दूसरी चीज़, अब मानते हैं कि अब मान लीजिए ट्रक खड़ा है और बाइक वाला आ रहा है, तो क्या होगा, बाइक वाले ने टक्कर मार दिया, तो आपको लग रहा होगा कि बाइक के ऊपर जो बैठा उसको तो चोट लगेगी, वो अलग बात है, लेकिन ट्रक का ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अब ध्यान सुनिए, क्योंकि बाइक के पास वेग भी था और उसका द्रव्यमान भी था। देखिए दोनों चीज़ फैक्टर करती हैं, पहला तो उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वजन होता है, कितना वजन है उसका, द्रव्यमान बात करता है। लेकिन दूसरा वेग भी तो है, वेग और द्रव्यमान दोनों मिलके, वेग और द्रव्यमान मिलके ही बनाते हैं समवेग। अब समवेग की परिभाषा कैसे देखेंगे वो सुनिए। समवेग की परिभाषा के अनुसार किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही समवेग कहते हैं। क्या चीज, समवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। राइटिंग समझ में आ रही हो? द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे ही संवेग कहते हैं, और कुछ नहीं। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा बोलेंगे उसमें संवेग ज़्यादा, लेकिन वेग का भी होना जरूरी है। अगर वेग नहीं है तो उसमें कहाँ से संवेग होगा, समझ में आ रहा ना। अगर जैसे एक बंदूक की एक गोली ले लो, ठीक ना, बंदूक की गोली क्या होता है, अगर वो रखी रहेगी तो आपको नुकसान करेगा? नहीं करेगा ना। अगर लेकिन वही चल रही है तब नुकसान करेगा। अच्छा मान लो धीरे चल रही है तब
जैसे एक पत्थर चलता है, मतलब हमने एक पत्थर को फेंक दिया तो वो जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से गोली आएगी तो क्या आपकी जान जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो देखिए दोनों चीज़ होना जरूरी है, पहले तो द्रव्यमान भी होना जरूरी है। बंदूक की गोली जितना वेग से चलती है, मतलब अगर भारी वस्तु चले तो और ज़्यादा संवेग होगा। समझ में आ रहा नहीं क्या बोले? संवेग दोनों चीज़ से मिला के बनता है। क्या चीज़? पहले तो द्रव्यमान, उसका वजन क्या है, दूसरा वेग कितना तेज चल रहा है, तब मिला के सामने वाले का कितना नुकसान कर सकता है। तो संवेग कुछ नहीं होगा, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से, संवेग को पी से, संवेग को पी से। तो पी बराबर क्या होगा? m इंटू वी, यही होगा, क्योंकि द्रव्यमान m होता है, मतलब 5 किलो का है कि 10 किलो, वही द्रव्यमान होता है, ठीक ना। द्रव्यमान का मतलब का किलो का है, उसका वजन कितना है, तो 5 किलो की 10 किलो, ठीक ना। और उसमें वेग से गुणा कर देंगे, m इंटू वी, वही तो संवेग होगा, संवेग को पी से दिखाते हैं। और ये एक सदिश राशि होता है। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं ना वो याद करते चलिए, अभी परेशान नहीं होना, धीरे धीरे याद करेंगे फिर याद हो जाएगा। सदिश राशि है, संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसे नापते कैसे हैं, मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए फार्मूला से मात्रक निकालेंगे, फार्मूला पता चल गया तो लिखेंगे p का मात्रक क्या होगा? P का मात्रक बराबर m का मात्रक गुणे v का मात्रक। तो m क्या है? द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक ना। और v क्या है? वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक पढ़ चुके हो ना, मीटर प्रति सेकंड, हाँ, तो ये मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए p का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पूरा मिलाएंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऐसे बोलो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और यह एक सदिश राशि होता है। संवेग बराबर m इंटू वी होता है। तो आज के लिए इतना रहते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, इस पे हो सकेगा तो क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।